हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हो? तो ये वीडियो आपकी लाया हूँ हिस्ट्री का भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर में इस वीडियो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि भारत में जो राष्ट्रवाद, जो आपका एनसीईआरटी का जो किताब है, जो बिहार बोर्ड से हो ना, जो एनसीईआरटी की जो किताब है बिहार बोर्ड में, उसमें जो सवाल दिया हुआ है खास कर लघु उत्तर 2 मार्क्स का शायद सवाल दिया हुआ है, जो छोटा शॉर्ट क्वेश्चन जो लिखा था ना, उसका मैं आंसर लेकर आया हूँ। ठीक है ना। और इसमें जो आंसर मैं दिया हूँ वो अपना एकदम अपना भाषा में, कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आसानी से याद हो जाएगा। हालांकि अगर आप किताब में या गाइड में देखोगे तो लंबा चौड़ा आपको देखने को मिलेगा और भाषा कुछ अलग अलग रहेगा, मतलब कठिन वर्ड रहेगा। तो यहाँ पे सरल भाषा में, आसान भाषा में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, इसमें 7-8 क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपके पास एनसीईआरटी किताब है तो वहां सब क्वेश्चन को मिला सकते हो। शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे ही आपको दिया हुआ है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, यही पहले सवाल दिया हुआ है। तो देखिए, मैंने बहुत काट छाड़ के तो इतना मतलब 3-4 लाइन हो रहा है। हालांकि इसमें दिया हुआ एनसीईआरटी में कि 20 शब्दों में उत्तर दीजिए। आपके एग्जाम में ये सवाल अगर आता है तो 2 नंबर का सवाल आएगा। ठीक है ना। तो आप अगर उस एग्जाम में 40-50 शब्द दीजिएगा तो काफी है, इनफ है। ठीक है ना। लेकिन मैं कोशिश किया उसको छाट करके छोटा करने के लिए। फिर भी देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, तो समझते हैं। देखिए, तुर्की का सुल्तान खलीफा इस्लामी जगत का धर्म गुरु था। तुर्की जो एक देश है ना, अभी भी देश है, तो तुर्की जो देश उस टाइम जो है था, तो वहां जो खलीफा चलता था, मुसलमानों का एक खलीफा हुआ करता था, जो बहुत पहले से चलते आ रहा था। मुसलमानों का खलीफा, मुसलमानों का सरदार पूरी दुनिया का। तो लास्ट जो खलीफा था वो तुर्की देश में था। तो वहां भी अंग्रेज का ही शासन चल रहा था जो भारत में चल रहा था। और वहां पर जो खलीफा को पद को समाप्त करने की कोशिश किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, है ना। तो उसी के अगेंस्ट में भारत में भी जो है ना, क्योंकि भारत में भी मुसलमान थे, तो इन लोगों ने भारत में जो कहा कि 2 भाई था, मोहम्मद अली और शौकत अली, जिसको अली बंधु बोला गया। इन्होंने क्या किया, आंदोलन छेड़ दिया, खिलाफत आंदोलन। क्योंकि खलीफा वहां था तो खिलाफत आंदोलन छेड़ दिया। और मतलब खिलाफत आंदोलन छेड़ दिया कि भाई यहाँ पे अंग्रेज, वही अंग्रेज वहां भी शासन कर रहा और वहां जो उसके खिलाफ, मतलब उसके जो अगेंस्ट में काम कर रहा। तो फिर गांधी जी भी इसका सहयोग किए थे। अब इसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस्लामी जगत का धर्मगुरु था, सेवर्स की संधि द्वारा उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा नष्ट कर दी गई थी। यानी कि एक संधि हुआ था, सेवर्स की संधि हुई थी। ठीक है ना। और उसके संधि के जरिए जो वहां के जो उसका जो पावर था, खलीफा का जो पावर था, उसके अंदर जो मान सम्मान, जो प्रतिष्ठा था ना, वो छीन लिया गया, नष्ट कर दी गई। इससे भारतीय मुसलमान क्या हुआ, नाराज हुए। क्यों? क्योंकि खलीफा पूरी दुनिया के मुसलमान का था, लास्ट खलीफा वही था तुर्की में। तो पूरी दुनिया का मुसलमान नाराज हुआ, खासकर भारत के बारे में बोला जा रहा। तो खलीफा को पुराने शक्ति को स्थापित करने के लिए 1919 में अली बंधु यानी कि मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। समझ आ रहा। तो उसी को शक्ति को वापस दिलाने के लिए भाई खलीफा को शक्ति फिर से वापस दिया जाए, है ना। तो इसी के लिए जो है 2 भाई थे जिनका नाम था कौन, जिनको बोला गया अली बंधु बोला गया। तो दोनों भाई का नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दोनों मिलकर जो है आंदोलन छेड़ दिया भाई कि ये गलत काम हो रहा, उसको फिर से शक्ति वापस दिया जाए। ओके। और फिर लास्ट में बोलता है कि 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस जो है मनाया गया। इसके पीछे और भी इतिहास है लंबा चौड़ा, लेकिन आपको छोटा में ही देना था आंसर, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया। गांधी जी भी इसके सपोर्ट किए थे। लास्ट में 1924 में खलीफा का पद समाप्त भाई कर दिया गया था, क्योंकि अंग्रेज तो पावरफुल थे, है ना। तो ये आपको इतना लिख दीजिएगा, काफी आपको मिल जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट सवाल बोलता है, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये एनसीईआरटी किताब का सवाल है। ठीक है। अब देखिए, रॉलेट एक्ट अगर आपको मैं बताऊं तो अंग्रेजों के द्वारा एक कानून लाया गया था, एक नियम बनाया गया था, रॉलेट एक्ट। इसमें क्या था कि जो क्रांतिकारी लोग हुआ करता था ना, जो अंग्रेजों के खिलाफ बोलते थे, भारतीय लोग जो क्रांतिकारी हुआ करते थे, उनको उस पर अंकुश लगाने के लिए जो है एक ऐसा कानून लगाया था कि अगर किसी को शक होता था भाई ये जो है मेरे खिलाफ काम कर रहा, तो उसको पकड़ लेता था और जेल में डालता था। 2 साल उसको जेल में रहना पड़ता था। इस तरह से हजारों, कई बोला गया 18,000 के करीब जो है भारतीय क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लेते हैं शक के आधार पे। और इसके लिए कोई अपील भी नहीं कर सकता था, कोई दलील भी नहीं दे सकता था, और कोई वकालत भी नहीं कर सकता था। यानी कि कोई वकील नहीं कर सकता था। नो अपील, नो दलील, नो वकील। ठीक है ना। इसी बात को यहाँ पे लिखा है। गांधी जी बोला था ये भाई, ये कानून जो है काला कानून है, ये
क्योंकि ये तो बड़ा खतरनाक कानून लगा है अंग्रेजों के द्वारा। लास्ट टाइम जो है इसी के बाद जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो हमको उसमें नहीं जाना है, सिर्फ इसके बारे में बताना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को कुचलने के लिए एक कानून बनाया जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। यह एक ऐसा कानून था जिसमें किसी भी भारतीय को शक के आधार पर 2 साल के लिए जेल भेज दिया जाता था, ठीक है ना। जिसके लिए ना कोई अपील, ना दलील, ना ही वकालत कर सकता था। बस इतना लिख दीजिए काफी है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर के। लॉन्ग वाला थोड़ा सा ज्यादा आएगा, इसमें और भी कुछ बातें हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो मैंने जो बताया वही बात यहाँ पे लिख दिया है, एकदम देखिए सरल भाषा में एकदम लिखा हुआ है। मैंने खुद से इसको टाइपिंग करके खुद से लिखा है, हकीकत में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। फिर बोला कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य है, क्या मतलब था। तो देखिए बहुत सा आपको मिल जाएगा, लेकिन सवाल जैसा सवाल बोलेगा वैसा जवाब देना है। अगर आपके एग्जाम में सवाल आता है और ये सवाल 2 नंबर का है तो हमको उतने ही जवाब देना है जितना नंबर मिल सके। जैसे जितना नंबर उतने सवाल जवाब देंगे। 2 नंबर का है तो 40 से 50 शब्द काफी है। अगर है 5 नंबर का तब लंबा जवाब चौड़ा जाएगा। तो 2 नंबर के लिए इतना लिखना काफी है। तो बोला गया क्या, देखिए दांडी यात्रा हुआ क्या था, गांधी जी अंग्रेज लोग जो है नमक कानून पर अपना अधिकार कर लिया था कि अब कोई भारतीय नमक नहीं बनाएगा, जो बनाएगा सरकार बनाएगी नमक। तो गांधी जी बोला ये तो अन्याय हो रहा भाई, है ना, इसको खत्म किया जाना चाहिए। लास्ट में गांधी जी जहां पे साबरमती आश्रम में रहते थे वहां से दांडी करीब जो है अच्छा दूरी पे था, 34 किलोमीटर कुछ इतना था। उतना दूरी पे चल के गए थे, पैदल गए थे 78 लोगों के साथ, और जाके नमक कानून तोड़ दिए थे। तो 12 मार्च को यात्रा उन्होंने शुरू किया था। तो वही बोला गया दांडी यात्रा, क्योंकि दांडी में जाकर नमक तोड़ा था। यात्रा शुरू कहाँ हुआ था, साबरमती से। तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को नमक कानून तोड़ने के लिए की गई थी। नमक के उत्पादन पर सरकार का नियंत्रण था, अंग्रेजी सरकार का क्या था, उस पर कंट्रोल था। अंग्रेजी सरकार ही उत्पादन करने का अपना ठेका ले लिया था, ठीक है ना। गांधी जी इसको अन्याय मानते थे, भाई ये तो गलत काम हो रहा है, ये अन्याय हो रहा है ना। तो अतः दांडी पहुंचकर दांडी पहुंचा था 5 अप्रैल को। तो बोला दांडी पहुंचकर गांधी जी जो है 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया। अब देखिए 2 ही नंबर का सवाल था, इसलिए इतना ही लिखिएगा काफी है। आप गाइड में देखिएगा तो लंबा चौड़ा लिखा रहेगा। भाई 2 नंबर का सवाल है, हम इतना लंबा क्यों लिखेंगे, बेकार है वो, ठीक है ना। इतना लिख दे। सवाल बोला क्या उद्देश्य था, क्या मतलब था। मतलब यही था कि नमक कानून को तोड़ना। कब शुरू किया, कब तोड़ा, बस काफी है ना। अब चाहे तो आप और इसमें ऐड कर सकते कि साबरमती आश्रम से चल के गए थे गांधी जी, 34 किलोमीटर गए थे, है ना। 78 अनुयायियों के साथ गए थे, पैदल यात्रा गए थे। अब इसके साथ बोल सकते हैं। फिर बोला गया गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या है था, इसके बारे में समझते हैं। तो सिंपल सी बात यहाँ पे दिया हुआ है, 5 मार्च 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन जो उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। मतलब ये समझिए, देखिए जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो इसके पहले ब्रिटिश में लंदन में गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ था, 1930 में, 1931 में, 1932 में। तो जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में, पहला हो गया था 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। तो उस गोलमेज सम्मेलन में मतलब होने से पहले जो है गांधी जी और उस समय जो भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन, इसके बीच जो है समझौता हुआ था। और ये देखिए जस्ट दांडी यात्रा के बाद हुआ था। आपको पता होना चाहिए दांडी यात्रा के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1930 में, ठीक है ना। पूरा अंग्रेज में हड़कंप मच गया था, मतलब तालका मच गया था, ठीक है ना। तो इरविन और गांधी के बीच समझौता हुआ था, जिसको बोला गया गांधी इरविन समझौता। इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। यानी कि गांधी जी जो है ना इसमें जो है ना इस समझौता में 11 सूत्री मांग रखा था, मतलब 11 मांग रखा था, 11 चीज डिमांड रखा था। 11 चीज बहुत सारा था। इसमें एक ये भी डिमांड था कि भाई जो भगत सिंह को छोड़ दिया जाए, उसको फांसी नहीं दिया गया जाए। लेकिन इरविन जो है ना क्या बोला, देखो यहाँ पे बोला गया क्या कि आरोपियों को छोड़कर, जो आरोपी था छोड़कर जो राजनीतिक के कारण किसी को बंदी बना लिया था उसको गिरफ्तार छोड़ दिया, रिहा कर दिया। और जो आरोपी था जैसे कि भगत सिंह वगैरह हो गया, सुखदेव राजगुरु हो गया, है ना, बम कांड वगैरह में जो है ना बम फेंक दिए थे, उस सब जो कांड था तो उन लोगों को नहीं छोड़ा था। तो कुछ लोग बोलते हैं कि गांधी जी मतलब वहां पे अपील मतलब ये नहीं किए थे, लेकिन उसका मसला अलग है, वो उतना हम लोग को डीपली में जाने की जरूरत नहीं है। आपको इतना जानना है कि जो भी 11 सूत्री मांग रखा था उसमें से कुछ को
माना था, कुछ को नहीं माना था इरविन ने। तो यही था गांधी इरविन समझौता। समझ में आ गया? 1931 के बाद हुआ था, यानी कि आप 1931 में ही बोल सकते हैं। 1931 को लंदन, मतलब इसी साल में गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था और इसी साल में ये बैठक भी हुआ था, यानी कि इन दोनों के बीच। सवाल बनता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो समझौता हुआ था 1931 को हुआ था। किसके बीच हुआ था? गांधी और इरविन के बीच। क्यों हुआ था? तो जो बंदी बना लिया था उनको छोड़ने के लिए। अब कुछ जो जो अपराधी था उनको छोड़ा नहीं, यानी क्या इरविन ने उसको नहीं माना, भाई इसको नहीं छोड़ेंगे, है ना। और लास्ट में आपको पता है 1931 में भगत सिंह को, सुखदेव राजगुरु को फांसी दे दिया गया था, ठीक है ना। तो खैर आपको इतना ही लिखना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब देखिए एकदम ढेर सारा था इसमें, तो हमने काट के छोटा, फिर भी देखिए इतना बड़ा लग रहा, हमको लगता फिर भी ये ज्यादा है। खैर आप इसको पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। तो आप अगर एग्जाम में ना, कोई जरूरी नहीं कि हूँ बहु एकदम सेम ऐसी लाइन लिखना, नहीं, आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। एग्जाम के टाइम जो जो पॉइंट आएगा आपको लिख देना है, मेन पॉइंट। जैसे मेन पॉइंट क्या है, देखिए सिंपल सी बात मैं आपको समझा दूं। चंपारण सत्याग्रह क्या हुआ था? तो चंपारण जो बिहार का एक जिला पड़ता है, आपको पता ही है। तो वहां जो है किसानों के लिए जबरदस्ती नील की खेती करवाता था। नील की खेती, नील का पौधा होता है ना, और उसी से नील बनाया जाता था। और नील की खेती जबरदस्ती करवाया जाता था किसानों से, और किसानों को उतना फायदा नहीं मिलता था। और दूसरा नुकसान ये था, पहला नुकसान ये था कि उसको उतना पैसा नहीं मिलता था। अगर नील की खेती कर रहा, 500 रुपया खर्च हुआ तो 100 ही रुपया उसको मिलता था, 200 रुपया मिलता था, तो 300 रुपया घाटा हो गया। दूसरा नुकसान ये हो रहा था कि जो जमीन पे जो खेती होता था ना, तो उसमें लगभग 2-3-4 साल के लिए जो जमीन बंजर हो जाता था, दूसरा फसल उगना इम्पॉसिबल, मुश्किल हो जाता था, नहीं उगता था। नील की खेती ऐसा होता था। तो अंग्रेज लोग जबरदस्ती जो है ना, जो वहां का बागान का जो मालिक था, है ना, जबरदस्ती उसे नील की खेती करवाता। 3 कट्ठिया, मतलब 20 कट्ठा में कम से कम 3 कट्ठा पे नील की खेती करना है। तो 3 कट्ठा तो बर्बाद हो गया उसका, मतलब उसका हक भी अदा नहीं हो रहा और जमीन भी बर्बाद हो रहा। तो इसी के लिए जो है गांधी जी को जब पता चला, है ना, गांधी जी जब राजकुमार शुक्ल जो गए उसको न्योता देने के लिए, चलिए भाई हमारे चंपारण, तो गांधी जी को पता चला ऐसी ऐसी बात है, तो लास्ट में सत्याग्रह की। इसके पीछे बहुत सारी कहानी है, सिंपल से समझिए। सत्याग्रह किया गांधी जी ने, और सत्याग्रह किया तो सफल रहा, अंग्रेजों को झुकना पड़ा, मानना पड़ा बात को। तो आइए इसी बात को यहाँ पे लिख दिया मैंने। चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। सवाल बनता है कब हुआ था? 1917 में हुआ था। बोला गया वहां के किसानों को बगान मालिक 3 कट्ठिया कानून के अंतर्गत नील की खेती करने पर मजबूर करते थे। एक कानून बना दिया था अंग्रेजों ने, 3 कट्ठिया कानून। सवाल पूछता है आपके ऑब्जेक्टिव में, 3 कट्ठिया कानून किस पे लाया गया था? श्रमिकों पर या मजदूरों पर या किसानों पर? तो किसान पे लाया गया था। और वहां का जो बगान मालिक था जबरदस्ती उससे जो है 3 कट्ठिया काम करवाता था, मतलब 3 कट्ठा पे खेती करवाता था। इस कानून को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। मतलब जो है, अब उसके पीछे बहुत इतिहास है, लेकिन गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किया, है ना, और वो सफल रहा। पहला गांधी जी का ये सफल सत्याग्रह रहा भारत का पहला सफल सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह रहा था। पूरा भारत में एकदम हड़कंप मच गया था, ये कौन आदमी आ गया भाई, कौन मसीहा आ गया है कि अंग्रेज को झुकना पड़ा, है ना, अंग्रेज को झुकना। हालांकि बोलता ये है कि जब गांधी जी अनशन पे बैठा था, सत्याग्रह पे जब बैठ गया था, तो वहां का जो डीएम था ना, वो नोटिस भेज दिया कि ये अलाउ नहीं है। गांधी जी तो बैरिस्टर थे ना, वकील थे ना, इंग्लैंड से पढ़कर गए थे, लिख दिया कि अंग्रेज के इंग्लैंड के कानून की किताब में ये लिखा हुआ है कि हम आंदोलन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकते हैं, और जब जो आंदोलन करेगा उसके लिए हमको संरक्षण भी देना पड़ेगा, आपको पुलिस संरक्षण भी देना है। पुलिस भी यहाँ पे तैनात कर रहा था कि कोई हमको डिस्टर्ब ना करे। डीएम पढ़ा तो बोला बाप रे कौन आ गया है भाई, जल्दी करो तो सबका हालत खराब हो गया, ठीक है ना। तो गांधी जी भाई छोटा मोटा कोई व्यक्ति नहीं है आज, ऐसी इसीलिए ना उसका फोटो अभी तक छपता है रुपया में, ठीक है ना, और बाहर विदेश में भी उनकी मूर्ति लगी हुई ठीक है ना। तो गांधी जी के यहाँ पे पहला सत्याग्रह रहा। अब हुआ क्या था, 1918 में चंपारण एग्रीगेशन कानून बना, और नीलहो यानी कि जो नील की खेती करता था उनके अत्याचार को रोक दिया गया, और 3 कट्ठिया प्रणाली भी समाप्त कर दिया गया। तो ये फायदा हुआ। तो आपको इतनी बात अब मैंने बता दिया, अगर इतनी बात जान गए तो आराम से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब रटने की कोशिश मत कीजिएगा इसको। देखिए मेरठ षड्यंत्र क्या था, तो मेरठ षड्यंत्र क्या था, देखिए मेरठ एक जगह है ना, उसका मतलब एक कंस्पायरेसी था। क्या था, देखिए मेरठ षड्यंत्र मामला एक विवादास्पद आंदोलन अदालत का मामला था, मतलब एक अदालत चल रहा था,
मेरठ षड्यंत्र, ठीक है ना, एक विवादित था, मतलब विवादास्पद बयान था, विवादास्पद मामला था, है, बहुत विवादित हो रहा था उसमें। तो बोला मार्च 1929 में ब्रिटिश सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया था और मेरठ लाकर उनका पर मुकदमा चलाया। मतलब श्रमिक समझ रहे, जो मजदूर थे, उनके जो लेबर नेता जो थे, श्रमिक नेताओं मतलब जो किसान या श्रमिक जो बोले, जो मजदूर लेबर है, उनके जो नेता है 31 नेता को क्या किया था, बंदी बना लिया था। बंदी बना लिया था कब, 1929 में, और बंदी बना करके मेरठ लाया। कहां लाया, मेरठ लाया, और मेरठ में मुकदमा चलाया। इसी को बोला गया मेरठ षड्यंत्र, यानी कि अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र रचा। क्या किया, किसानों को, किसान के जो नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया, 31 किसान के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और उसको मेरठ ला करके जो उस पर अदालत मतलब मुकदमा चलाया गया। इसी को बोला गया मेरठ षड्यंत्र। आपको इतना ही लिखना, देखिए कितना छोटा था ये। बोला गया जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं, ये आपके एनसीईआरटी किताब में दिया, मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। और मेरे ख्याल से एनसीईआरटी किताब में जो सवाल दिया हो ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, अपने एनसीईआरटी किताब का सवाल को जरूर एक निगाह जरूर डाल दो, ठीक है ना, बस क्लियर हो जाएगा। बोला गया, तो इसके बारे में बताने ये कौन थे। देखिए जतरा भगत ब्रिटिश भारत में एक आदिवासी नेता थे। कौन नेता थे, आदिवासी नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, है ना। और देखो इसमें इन्होंने किया था क्या, जो अंग्रेज लोग जो भी नियम लाता था, नियम कानून जो भी लाता था, इसको नहीं मानता था। ये जतरा भगत जो था ना, अंग्रेज के द्वारा जो भी नियम लाता था उसको नहीं मानता था, टैक्स वगैरह नहीं देता था, उसके खिलाफ खड़ा हो जाता था, आंदोलन करता था। वही इसके बारे में लिखा हुआ है कि उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा किए गए अत्याचार के खिलाफ माल गुजारी नहीं देंगे, माल गुजारी मतलब टैक्स वगैरह नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और टैक्स नहीं देंगे, अदालत का ऐलान किया। और इस आंदोलन में उनके साथ लाखों लोग जुड़ने लगे, जिसके बाद जो है 1914 में ब्रिटिश सरकार ने उसको ब्रिटिश सरकार ने घबरा गया, भाई ये क्या हो गया, लाखों लोग इसके साथ जुड़ गए। क्योंकि बोला माल गुजारी मेरे ख्याल से होता है जमीन का टैक्स वगैरह कुछ इस तरह होता है। तो बोला माल गुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे अंग्रेज का, हम है ना, टैक्स वगैरह नहीं देंगे। तो ऐसा आंदोलन चलाया था कि बहुत सारे लोग, लाखों लोग जो है ना इसके साथ जुड़ गए। तो 1914 के टाइम आता था, अंग्रेज लोग घबरा गए, ये क्या हो रहा भाई, तो हमारा काटने वाला है, ठीक है ना। तो लास्ट में उसको क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। कहाँ, उरांव, जतरा उरांव को जो है उसी को बोला गया भगत उरांव, उसी बोला गया जतरा उरांव को गिरफ्तार कर लिया। तो सिंपल से बात जाना कि जतरा भगत जो एक आदिवासी नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, अंग्रेज लोग जो भी कानून लाता था उसको नहीं मानता था, है ना, मालगुजारी नहीं देता था, टैक्स नहीं देता, इस टाइप का नहीं देने का आंदोलन चलाया था। लाखों लोग जुड़ गए थे इसके साथ और लास्ट में ब्रिटिश सरकार घबरा करके इसको क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। ये तो काम था उन लोगों को करना। चलिए आखिरी सवाल इसमें है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसको कहते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC, है ना। अब बोलता क्या, देखिए ये क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, आपको पता है ना INC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुआ था, उसी के द्वारा 1920 में लीग ऑफ नेशन के इंटरनेशनल और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन, जिसको बोलते हैं ILO, है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो बोला गया लीग ऑफ नेशंस के इंटरनेशनल और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए AITUC का गठन किया। मतलब समझ में आया, देखो आपको पता है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये मजदूर संगठन है, ठीक है ना। तो इसका क्या होता है, इसका जो है एक कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह होता, लीग ऑफ नेशन के इंटरनेशनल और ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब जिसकी शुरुआत जब हो रहा था ना, उस समय बताया जा रहा था कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन में भारत का जो है प्रतिनिधित्व करने के लिए AITUC का गठन किया था। मतलब उसमें शामिल होने के लिए, इसमें जो है शामिल होने के लिए भारत की तरफ से AITUC मतलब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एक संगठन बनाया था जो इसमें शामिल हो सके। और 1920 के दशक में ब्रिटिश साम्यवादियों ने मजदूर संघों के गठन के प्रयास में अधिकांश जो है महासंघ पर नियंत्रण पा लिया था। मतलब कि जो है, जो क्या बोलते मजदूर संघ था ना, जो मजदूर का संघ था, उसके जो गठन किया था, उसके जो गठन बना था, उस पर जो अधिकार पा लिया था, भाई इसका देखरेख हम लोग करेंगे, बोला गया नियंत्रण पा लिया था। मतलब इसको जो है अंग्रेज लोग देखना शुरू कर दिया था। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है, कांग्रेस के द्वारा स्थापना किया गया था प्रतिनिधित्व करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन में जो है ना अपना प्रतिनिधित्व, मतलब समझे पार्टिसिपेशन करने के लिए। जैसे कोई आदमी कहीं जाएगा तो मान लीजिए बड़ा सा संगठन है, ऑल इंडिया ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन है, बहुत पूरा दुनिया का संगठन है।
अब भारत की तरफ से जाएगा तो क्या बोलेगा, हम कौन संगठन है, तो बोला हम है AITUC, इसमें हम प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है ना। तो भारत की तरफ से गया तो भारत में भी जो अंग्रेजों का क्या हुआ था, इस पे नियंत्रण हो गया था, बोला गया महासंघ पर नियंत्रण पा लिया था, यही इसका मतलब है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। तो सवाल तो यहाँ पे है कुछ, लेकिन जो आपको मैंने बोला है, शायद आपने जो सुना होगा ध्यान से, उसको आप ज्यादा कैप्चर भी किए होंगे और आप इसको लिख ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं एक बार स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूं, जिसको चाहिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी जिसको नोट्स चाहिए तो मैं नंबर नीचे लिख दूंगा और आप नोट्स जो है ले लीजिएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग फटाफट, देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो अगर पेड ग्रुप में नहीं जुड़ना चाहते हैं तो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। जो बच्चे बोलते सर मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, तो आप थोड़ा सा मेहनत करो, आपको लिखना पड़ेगा, पैसा नहीं है तो फिर तो मेहनत तो करना पड़ेगा भाई। और जिसके पास पैसा है वो नोट से लेके कर रहे हैं, आपके पास नहीं तो फिर आप मजबूरी मत दिखाइए, लिखिए जरूर, ठीक है ना। जिसको अगर नोट से लेना है तो 299 का चार्ज लगेगा, उसमें ऑल चैप्टर का नोट्स मिलेगा। सबसे पहले आप डेमो देख लीजिएगा जाके, डेमो फ्री पीडीएफ कहाँ पे देखेंगे सर, फ्री पीडीएफ कहाँ पे देखेंगे, पीडीएफ में नोट्स क्वेश्चन सब रहेगा, ठीक है ना। आपको ए ऑनलाइन सॉल्यूशन एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ठीक है ना। ऐप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए ए ऑनलाइन सॉल्यूशन, और वहां से जाके डाउनलोड करके डेमो वगैरह देखिए, अगर अच्छा लगता है तो 299 वाला नोट्स आप ले सकते हैं। बाकी मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 821042 जिसको जुड़ना है फ्री ग्रुप में, फ्री भी ग्रुप में मैंने बना दिया आप लोग को फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप बोलिएगा सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, आपको यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो 299 वाला चार्ज लेगा उसके लिए स्पेशल ग्रुप बना हुआ है, ठीक है ना। तो आज ये वीडियो यहीं पे लास्ट हो करते हैं, और आपको कैसी लगी, सवाल कैसे याद हुआ, कैसे मैंने समझाया, आप नीचे कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।